नमस्कार, मैं तृप्ति पंडित आप सभी लोगों का सुकरात आईएएस की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिससे हमारी संस्था के कई अभ्यर्थियों ने मार्गदर्शन लिया और उन्हें सफलता प्राप्त हुई। चाहे वो लोअर पीसीएस 2015 का इंटरव्यू हो, चाहे पीसीएस 2016 का इंटरव्यू हो या पीसीएस 2017 का प्री मेंस या फिर इंटरव्यू प्रोग्राम हो या आरओ 2017 की पूर्ण परीक्षा यानी प्री और मेंस का एग्जाम हो। उनके मार्गदर्शन में कई अभ्यर्थियों ने, हमारे संस्थान के कई अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी श्री संयोग राजपूत जी, जो कि भारत सरकार गृह मंत्रालय में कार्यरत रह चुके हैं और अभी उत्तर प्रदेश सरकार में समीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं संयोग कुमार राजपूत आज सुकरात आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को आरओ 2016 प्रीलिम्स परीक्षा जो 13 सितंबर को होने वाली है उसके बारे में कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आप जो है उसे आसानी से क्रैक कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एग्ज़ाम हमारी आरओ 13 सितंबर को होने वाली है उसमें लगभग 361 पोस्ट हैं और 361 पोस्ट मुझे लगता है कि ठीक है, न कम है न ज़्यादा है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि हम कैसे, अगर हम आज से काउंट करें तो करीब 80 दिन है हमारे पास। अब 80 दिन में हम ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी बनाएं कि जो हम इस एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे कि आपके लिए आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा इजी हो जाए। जब हम सफलता की बात करते हैं तो सफलता कई लोगों के लिए तो ऐसी है कि वो हर स्टेप पे सफल हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए ऐसी अबूझ पहेली हो जाती है कि काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो सफल ही नहीं हो पाते। तो अगर हम, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सफलता के बारे में, अगर मैं सफलता के बारे में बात करूं तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा कि आप सभी लोगों ने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन से जब एक बार किसी पत्रकार ने पूछा कि आपके लिए सफलता के मायने क्या है तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई। उनकी कहानी ये थी, उन्होंने कहा कि अगर मुझे किसी काम को करना हो तो मैं उस काम को, सपोज अगर मुझे 6 घंटे मिले तो मैं एकदम एट वंस उस काम को करना स्टार्ट नहीं कर दूंगा। मैं सबसे पहले जो भी एग्जाम हो, जो मेरे लिए जो टास्क होएगा, मैं अगर मुझे 6 घंटे मिले हैं तो उसमें मैं 4 घंटे ये डिस्कस करूंगा कि इस चीज को मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं और कम से कम समय में मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मेरा रोड मैप क्या होना चाहिए। जब 4 घंटे में उस पर ओवरऑल वर्क कर लूंगा, फिर उसके बाद में 2 घंटे में मैं उस काम को कर लूंगा। उनके शब्दों में कि अगर मुझे एक पेड़ काटना हो जिससे मुझे 6 घंटे मिले हो तो मैं 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को घिसूंगा, ठीक है, उसे चमकाऊंगा और उसके बाद में जब वो कुल्हाड़ी चमक जाएगी, उसकी धार जो है तेज हो जाएगी, उसके बाद में इजिली मैं 2 घंटे में उस पेड़ को काट लूंगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अब्राहम लिंकन के ये सब जब भी कहे होंगे वो आज भी किसी भी एग्जाम के बारे में प्रासंगिक हैं। तो इसी प्रकार सफलता पे मैंने एक छोटी सी आपको सुनाई। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि आप सब लोगों ने अर्जुन का नाम सुना होगा, गुरु द्रोणाचार्य का भी नाम सुना होगा। तो ऐसी क्या चीज है जो अर्जुन को अर्जुन बनाती है? गुरु द्रोणाचार्य तो सभी को शिक्षा दे रहे थे, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे युधिष्ठिर हो, चाहे भीम हो, नकुल हो, सहदेव हो, अर्जुन हो। लेकिन अब अर्जुन को ऐसी चीज क्या बनाई कि वो अर्जुन बन गए और बाकी कोई भी उनके समकक्ष नहीं बना। एकलव्य को कौन सी चीज ऐसी है जो एकलव्य बना दी? कर्ण को कौन सी ऐसी चीज है जो कर्ण बना दी? ठीक है, तो इस बारे में आपको ये बताना चाहूंगा कि गुरु तो सबको समान शिक्षा देता है, लेकिन ये उस शिष्य पे डिपेंड करता है कि वो गुरु के शब्दों को किस प्रकार लेता है। ठीक है, तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं गुरु द्रोणाचार्य हूं और आप अर्जुन बन जाओ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप मेरे से स्ट्रेटजी सुन रहे हैं और ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो मैं एक जरूर आपको सलाह देना चाहूंगा
कि मेरी स्ट्रेटजी पे या तो आप पूरा विश्वास करें और या फिर ना ही करें। ठीक है, सफलता आपको तभी मिलेगी। चलिए बात करते हैं कि ROARO 2016 को हम किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम 13 सितंबर को होने जा रही है, 22 दिसंबर को इसका मेंस है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात करेंगे जो 13 सितंबर को, आज से हमारे पास करीब 80 दिन है। तो एक छोटा सा है कि मैं किस तरीके से आपको चीजें बताने जा रहा। तो सबसे पहले मेरे लिए जो मायने रखता है, मैं गोल के बारे में बात करूंगा आपसे, उसके बाद मैं रोड मैप के बारे में बात करूंगा और उसके बाद मैं आपको स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा कि हमारे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं गोल की। कहने को तो हर आदमी कहता है कि भाई हमें ROARO 2016 निकालनी है, लेकिन यहाँ पे एक समस्या होती है और वो समस्या बहुत गंभीर होती है। वो समस्या ये है कि कहने को हर आदमी कहता है कि मैं एग्जाम में शामिल होऊंगा और मुझे निकालना भी है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल को सही तरीके से पहचान पाते हैं। अब जैसे कोई एग्जाम जरूर 13 सितंबर को दे रहा, लेकिन उसके मन में बहुत सारी एग्जाम चल रही होती हैं कि कौन सा मुझे ये भी एग्जाम देना है, मुझे PCS मेंस भी देना है। यहाँ पे बस मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि समीक्षा अधिकारी जो एग्जाम है उसका पैटर्न अन एग्जाम के पैटर्न से थोड़ा डिफर है। तो अगर मेरी एक सलाह है गोल के बारे में, एक ही चीज आपको बताऊंगा कि अगर आपको समीक्षा अधिकारी 2016 एग्जाम निकालनी है जो 13 सितंबर को होने वाली है, तो 13 सितंबर तक आपका एक ही गोल होना चाहिए और वो गोल होना चाहिए कि कैसे हम इस एग्जाम को निकालें। सुबह शाम उठते बैठते किसी से बात कर रहे तो आपके माइंड में हर समय एक ही चीज चलनी चाहिए कि मुझे एग्जाम निकालनी है। और मेरा अपना सलाह है कि इस बीच में अगर आपको कोई एग्जाम देनी भी होगी तो आप उसे या तो पोस्टपोन कर दीजिए, और अगर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते तो आप इसे प्रायोरिटी जरूर दीजिए। अब दूसरी बात पे करते हैं कि रोड मैप हमारा क्या होना चाहिए। रोड मैप से मेरा मतलब क्या है? रोड मैप से मेरा मतलब रोड मैप में मैं आपको 3 चीज बताना चाहता हूं। पहला कि हमारा सिलेबस क्या है, दूसरा इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, और इस एग्जाम का हमारा कट ऑफ क्या है, प्रीवियस ईयर की जो एग्जाम हुई है उनमें, और कितना कट ऑफ लेके हम चलें जो हमें तैयारी करनी है फ्यूचर की। अब सबसे पहले आते हैं सिलेबस पे। सिलेबस आपका ऊपर लिखा हुआ है, इस पे हम बात करते हैं। सिलेबस ROARO की जो एग्जाम होती है वो उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र आपका सामान्य अध्ययन का होता है। सामान्य अध्ययन में आपका जो पहला सब्जेक्ट होता है सामान्य विज्ञान, दूसरा भारत का इतिहास, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण। ये तीनों भारतीय परिप्रेक्ष्य में, ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला विश्व एवं भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं आदि की विशिष्ट जानकारी। प्रथम प्रश्न पत्र की जहां तक बात करें, प्रथम प्रश्न पत्र में 140 क्वेश्चन आते हैं, 140 अंक के होते हैं, और इसके लिए आपको आयोग 2 घंटे देता है। 2 घंटे में आपको 140 क्वेश्चन करने रहते हैं। अब हम द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें। द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का होता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 अंक के होते हैं, और इसके लिए आपको 1 घंटा
मिलता है। अब इस 1 घंटे में जो 60 क्वेश्चन होते हैं, पहला टॉपिक विलोम शब्द है, दूसरा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तीसरा विशेष और विशेषण, चौथा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, पांचवा तत्सम एवं तद्भव, पर्यायवाची शब्द। प्रत्येक से 10 क्वेश्चन, टोटल आपके 60 क्वेश्चन। आप सिलेबस ये जब 2016 का आपने फॉर्म भरा होएगा, 4 साल एग्जाम को होने को, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, आपको पता ही होगी, लेकिन फिर भी आपको मैंने बताया। अब रोड मैप में दूसरी चीज, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, पैटर्न डिस्कस करते हैं कि पैटर्न, इस एग्जाम का पैटर्न रहा क्या। आप पैटर्न डिस्कस करने हैं, भाई कैसे पैटर्न आप डिस्कस करोगे? तो पैटर्न, एक तो 2 तरीके से पैटर्न डिस्कस हो सकता है। पहला कि लोक सेवा आयोग ने जो ROARO 2017 की जो एग्जाम आयोजित करी थी, तो उसका पैटर्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और दूसरा जो UPPCS 2019 का प्रीलिम्स हुआ है, उससे भी हम लोग पैटर्न का एक अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में पेपर किस तरीके से आने जा रहा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं के पैटर्न की। तो ये पैटर्न मैंने आपकी सुविधा के लिए, ये ROARO एग्जाम जो प्रीलिम्स 2017 हुई थी, अप्रैल 2018 में हुई थी शायद, तो उससे मैंने आपकी सुविधा के लिए निकाला है। सबसे पहले इसमें जो ये एग्जाम हुई, तो इसमें इतिहास से आप देखेंगे कि प्राचीन भारत से 4 क्वेश्चन आए हैं, मध्यकालीन भारत से 8 प्रश्न आए हैं, और आधुनिक भारत से 10 प्रश्न आए हैं। कुल मिला के इतिहास से 22 प्रश्न आए हैं। मैं ये पैटर्न इस वजह से डिस्कस कर रहा कि यही पैटर्न आपके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा कि आपको जाना किधर है, आपको किस चीज को ज्यादा वेटेज देना है, किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है और किस चीज को कम। तो इसे आप काफी सीरियसली लें, क्योंकि जब तक आप किसी भी एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझते हैं, तब तक कभी भी आप उस एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। और अगर आप भी एग्जाम देते होंगे तो आपको भी ये आइडिया लग ही गया होगा। तो सबसे पहले इतिहास, जो 140 प्रश्न में 22 क्वेश्चन इतिहास से आ रहे। अब यहीं पे मैं साथ साथ PCS प्रीलिम्स 2019 से भी इसका कंपेयर करता चलूं कि PCS प्रीलिम्स 2019 में 24 क्वेश्चन हिस्ट्री से आए हैं, एंशिएंट से 0 क्वेश्चन, मिडिवल से 12 क्वेश्चन और 12 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से। अब दूसरी बात करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष समीक्षा अधिकारी की एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2017 की एग्जाम में 19 प्रश्न आए हैं, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे हम देखते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपके भौतिक विज्ञान से 5 प्रश्न, रसायन विज्ञान से 2 प्रश्न और जीव विज्ञान से 10 प्रश्न, कुल प्रश्न 17 प्रश्न। अब बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था से। अर्थव्यवस्था से 14 प्रश्न आए हैं। फिर सामान्य बौद्धिक क्षमता 15 प्रश्न। ये आपको यहां पे, आपको वैसे पता होगा कि सामान्य बौद्धिक क्षमता ROARO में GS के पेपर में ही शामिल है। अगर PCS की बात करें तो वहां पे ये CSET वाले पोर्शन में है। और ROARO की एग्जाम में सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि जनरल मेंटल एबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में होती है। आप देख रहे होंगे कि 15 प्रश्न इससे आए हैं। फिर हम बात करते हैं जनगणना एवं नगरीकरण की। जनगणना एवं नगरीकरण से 12 प्रश्न आए हैं। फिर भूगोल से 11 प्रश्न, समसामयिक प्रश्न यानी कि करंट अफेयर से आपके 9 प्रश्न आए हैं, और राज्य व्यवस्था से 7 प्रश्न, पर्यावरण से 7 प्रश्न और कृषि से 7 प्रश्न। तो ये पैटर्न आपने समझा। इस पैटर्न से एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ROARO का जो पैटर्न है वो UPPCS से बिल्कुल डिफर है। जरूरी नहीं है कि अगर आप UPPCS एग्जाम निकाल रहे हो तो आपका ROARO एग्जाम भी निकल जाएगा। ये एग्जाम तभी निकलेगा जब आप इस एग्जाम के पैटर्न को समझेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आयोग अपना पैटर्न हर समय बदलता रहता है, तो आप इस पे ये नहीं कह सकते कि ऐसे ही अगली एग्जाम में आएगा, क्योंकि एक अच्छा आयोग वो होता है जो अपना पैटर्न बदलता रहे, और एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो इस उक्ति में विश्वास रखता है कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। तो आपको लगातार आयोग का जो पैटर्न है उसके पैटर्न को देखते हुए अपना भी पैटर्न
बदलते रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आप ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत। आप जो भी सब्जेक्ट है उससे सबको समान समझो और आप अपना उसमें 100% दो जो आप कर सकते हो। अब तीसरी बात जो मैंने रोड मैप में बताई, पहले मैंने आपको सिलेबस बताया, दूसरा आपको मैंने पैटर्न बताया। अब तीसरा मैं आपको बताने जा रहा कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ वो चोटी है जिस चोटी पे आपको चढ़ना है। यानी कि आप चाहे इतना पढ़ लो, अगर कट ऑफ से आप एक क्वेश्चन अगर नीचे हो तो आपका फिर आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं है। अब ये यहां पे आपको एक चीज समझनी है कि आरओ एग्जाम ये 2016 की है। वर्तमान में आरओ 2017 का पेपर हो चुका। तो आरओ जो 2016 का एग्जाम है वो उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो जैसा कि पता चल रहा कि इस एग्जाम में भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसी वजह से यहां पे हम कट ऑफ सबसे पहले 2013 की डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि नीचे 2017 की भी है, लेकिन वो आपके लिए कोई यूजफुल नहीं है क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है। अब 2016 के पहले अगर हम दो एग्जाम को डिस्कस करें, आरओ 2013 और आरओ 2014, तो यहां पे मैंने 2013 वाला डिस्क्रिप्शन दिया है। देखते हैं कि सामान्य वर्ग 148 अंक 200 में, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 148 अंक। इससे एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आगे की भी एग्जाम में और इस एग्जाम में, यानी कि बहुत पहले से अब ओबीसी में और जनरल में प्रीलिम्स में कोई फर्क नहीं रह गया है। तीसरा वीमेन 132 अंक। तो इससे आप कुछ समझ पा रहे होंगे कि ये 16 अंकों का डिफरेंस है। तो अगर आप संयोग से महिला हैं तो आपको ये 16, अगर आपके 16 अंक कम भी आते हैं तो आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो। अब अगली बात करते हैं अनुसूचित जाति की, 131 अंक। ठीक है, अगला अनुसूचित जनजाति 117 अंक। आप डिफरेंस देख सकते हो। लेकिन यहां पे मेरा छोटा सा एक सुझाव है कि आप चाहे महिला हो, चाहे आप अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो और चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, आपको अगर इस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपके माइंड में कभी भी नहीं होना चाहिए कि हमें इतने अंकों का, 16 का, 17 का या जितने भी नंबर का हमें लीवरेज है। क्योंकि आपके माइंड में सीधा होना चाहिए कि हमें भैया 148 अंक लाने हैं। जब आप इसे टारगेट करोगे तो पेपर चाहे जैसा आए, कुछ भी चाहे जैसा आए, लेकिन आपका सिलेक्शन होएगा और आपको तो एक सीट चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे कि कितना एक सीट पाना सरल भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। तो अब नीचे कट ऑफ आरओ 2017 की है, इसे हम डिस्कस करेंगे नहीं क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग पे बेस्ड एग्जाम थी और 2016 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हमारे लिए ये वाला ज्यादा यूजफुल है। तो अब पैटर्न कट ऑफ मैंने आपको इस वजह से बताई कि अब आपके एक माइंड में क्लियर मैसेज जाना चाहिए कि यदि मैं इस एग्जाम जो 13 सितंबर को होने वाली है, अगर मुझे इस एग्जाम को निकालना है तो एटलीस्ट 148 अंक मुझे लाने हैं। हाँ, यहां पे मैं एक चीज आपको डरा नहीं रहा, लेकिन बस बता रहा कि जब 148 मेरिट गई थी तब आरओ 2013 में सीटें थी आपकी 411 + 1 बराबर 412। ये सबको पता है कि जो एग्जाम होती है वो सीटों के हिसाब से उसमें अंक कम और ज्यादा होते हैं। जब 412 सीट्स हैं आपकी तो आपकी मेरिट जा रही है 148 और आरओ 2016 में आपकी सीट्स हैं 361। अब 361 सीट पे ये तो सिंपल सा कॉमन सेंस वाला चीज है कि अब मेरिट 148 या उससे ज्यादा ही जाएगी। अगर हम एक दो क्वेश्चन ज्यादा भी माने तो अब हमारे यहां पे 150 तक जाएगी। ठीक है, तो हालांकि इससे घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि ये मेरिट जो होती है वो काफी कुछ सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती है कि उस एग्जाम में कौन से लोग शामिल हो रहे हैं और उनका मेंटल लेवल क्या है।
आगे बात करेंगे इस पे, लेकिन अभी आप ये समझो कि 148 अंक तो ऐसे हैं ही जिन्हें हमें लाना है। अगर आप इससे कम का सोच रहे तो फिर शायद आपके लिए आगे का रास्ता मुश्किल है। अब हमारा ये हो गया कि पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे एक चीज कट ऑफ के बारे में आपको और बताना चाहूंगा कि जब भी आयोग कोई अपना रिजल्ट निकालता है तो उसके पास जितनी भी सीटें होती हैं उसका वो 18 गुना निकालता है, ये आपको भी पता होगा। अब चूंकि 2016 की एग्जाम है, 2016 तक आयोग जितनी भी सीट्स होती थी उसका 18 गुना निकालता था। अब वर्तमान में प्रणाली चेंज हो गई है, वर्तमान में 13 गुना सीट्स निकाल रहे, लेकिन अब 361 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 361 का हम 18 गुना अगर करें तो ये 4693 होएगा, और अगर हम 18 गुना बात करें तो ये 6498 होएगा। देख लेना, शायद कुछ एक आधा इधर उधर हो सकता। तो लेकिन हम 13 गुना मान के चल रहे कि ऐसा नहीं होएगा, क्योंकि ये पुराना एग्जाम है तो 18 गुना होएगा। अब दूसरी चीज जो आपको थोड़ा परेशान भी कर सकती कि अगर मैं इसे शॉर्ट में बताऊं कि 361 सीट्स हैं, 18 गुना के हिसाब से 6498 रिजल्ट आएगा, और इसकी जो कट ऑफ है कम से कम 148, तो अगर हम आज के हिसाब से करें तो इतनी तो जा ही सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने तीनों बात कर ली हैं कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए। रोड मैप से मेरा सीधा सा मतलब है कि किस दिशा में हमें जाना है। मैंने रोड मैप में 3 चीज आपको बताई। जब तक आप ये 3 चीज नहीं समझोगे तब तक आप एग्जाम को क्रैक कर ही नहीं सकते। सबसे पहले आपको सिलेबस पता हो, क्योंकि हर एग्जाम का सिलेबस अलग अलग होता है। दूसरा, सिलेबस के बाद में आपका पैटर्न क्या है, पैटर्न आप कैसे डिसाइड करोगे, जो आपकी एग्जाम पिछली हो गई है उसके हिसाब से, और वर्तमान में जो आयोग अपना जिस भी तरीके से चल रहा। और तीसरा, कट ऑफ। कट ऑफ हर समय आप पिछली एग्जाम से देखते हो। ठीक है, तो तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम चौथा आते हैं, स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी से मेरा मतलब है कि जो हमारे पास 80 दिन है कि उसमें हम ऐसा कौन सा रास्ता अपनाएं कि जो इतनी सीट्स में हम भी प्री क्वालिफाई कर लें। तो यहां पे स्ट्रेटजी में 2 चीजें आपको बताऊंगा। पहले तो सामान्य अध्ययन के बारे में बताऊंगा और दूसरा जीएस के बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न और है कि अगर आपने ये 2016 का फॉर्म भरा था तो अभी तक कम से कम आपको 4 साल तो हो गए तैयारी करते करते, तो आपने बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजी से पहले ये चीज बहुत ज्यादा समझनी जरूरी है कि आपके पास 2 रास्ते हैं कि जो आप फॉलो अपनी स्ट्रेटजी कर रहे हो उसे आप करते रहो। दूसरा रास्ता है कि जो मैं आपको बताने जा रहा उसमें आप अपना देख लो, थोड़ा घटा के थोड़ा बढ़ा के, कि किस तरीके से आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको उस तरीके से स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे कि आप 80 दिन में अगर उतना कर लेते हो तो 1 सीट आपकी कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। ठीक है, तो हम लोग, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे फॉलो करते हो, लेकिन मैं उस तरीके से बताऊंगा कि अगर आप ऐसे मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेते हो तो 80 दिन में आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। तो इसमें 2 चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि हम लोग पहले जैसे कट ऑफ में डिस्कस कर चुके हैं कि कम से कम आपकी स्ट्रेटजी 148 क्वेश्चन की होनी चाहिए। ठीक है, कि अगर जब तक आप 148 अंक नहीं लाते हो तब तक आप ये मान के चलो कि आपका सिलेक्शन नहीं होने जा रहा। तो मेरा पूरा फोकस इस बात पर रहेगा कि कैसे आप 148 अंक लाएं। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है कि किसी भी एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस हो चाहे आरओएआर हो, इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता। अगर हम इस बार पीसीएस की बात करें तब भी 24 क्वेश्चन आए, और आरओएआर में भी आप जो है पिछले में 22 क्वेश्चन आए। तो यहां से एक चीज तो हम समझ सकते हैं कि कुछ भी हो 20 से 22 क्वेश्चन तो हमारे रहने ही रहने हैं। अब आप देखते हो, सबसे पहले मैं एक एक सब्जेक्ट की बात करूंगा। प्राचीन भारत, अब प्राचीन भारत से 4 प्रश्न आ रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे सुझाव है कि जितना आपने पढ़ लिया हो बेटर है, लेकिन आप प्राचीन भारत में अपना वैल्यूएबल टाइम बर्बाद मत करो।
इस प्राचीन भारत को अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है और उसे आप बहुत जल्दी में रिवाइज कर सकते हैं। जल्दी से मेरा मतलब है कि एक दिन से मेरा मतलब है कि अगर आप दिन में 10 से 12 घंटे पढ़ते हो तो एक दिन में आपका प्राचीन भारत रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब 4 प्रश्न को हम अगर एक दिन से ज्यादा देते हैं तो शायद हम गलत रास्ते पे हैं। तो 4 प्रश्न के लिए अगर आपके पास एनसीईआरटी आपने पढ़ रखी है तो उसे आप जल्दी से एक दिन में रिवाइज कर लो। और दूसरी चीज जो आपको करनी है, एनसीईआरटी रिवाइज करनी है। दूसरा, घटना चक्र क्वेश्चन बैंक। अब घटना चक्र क्वेश्चन बैंक जब मैं नाम ले रहा तो मैं क्यों नाम ले रहा? पहला रीजन ये है कि ये सबसे ज्यादा बाजार में जो भी पुस्तकें हैं सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखना कि आप इसमें तो बहुत सारा दिया रहता, आईएएस का दिया रहता, पीसीएस का दिया रहता, अदर स्टेट्स का दिया रहता। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश की जो एग्जाम हुई है, चाहे वो लोअर की हुई हो, चाहे आरओ की, चाहे पीसीएस का, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपका जल्दी भी रिवाइज हो जाएगा और आपका छूटेगा भी नहीं। तो अगर 4 क्वेश्चन आते हैं और अगर आप इतना कर लेते हो तो मुझे लगता है कि 3 क्वेश्चन आप करने की हालत में रहोगे। अब दूसरी चीज आती है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के बारे में एक चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चाहे आरओ 2017 की एग्जाम हो, चाहे पीसीएस 2019 की एग्जाम हो, दोनों में लगातार पहले क्या था कि पहले आयोग एंशिएंट इंडिया को ज्यादा महत्व देता था, लेकिन अभी जो भी आयोग के एग्जाम हो रहे हैं उन सब में आयोग मिडिवल इंडिया को ज्यादा वेटेज दे रहा। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि अब हमें मध्यकालीन भारत पे ज्यादा फोकस करना है। और आप देख भी रहे हो कि 8 प्रश्न आ रहे हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना, फिर से वही बात कि अगर आप एनसीईआरटी करते हो और प्लस घटना चक्र क्वेश्चन बैंक, तो आप अगर 8 प्रश्न आते हैं तो 8 में पूरे नहीं करोगे तो लेकिन आप 6 क्वेश्चन जरूर कर लोगे। ठीक है, तो यहां पे ये थोड़ा भाई मुझे तो बोरिंग लगता है, आपका पता नहीं मुझे। तो अगर आप ये दोनों सेगमेंट इन दोनों चीजों से कर लेते हो तो मुझे लगता है कि अगर 12 प्रश्न आते हैं तो कम से कम गिरी से गिरी हालत में अगर आप इन सोर्सेज से पढ़ते हो तो 8 से 9 प्रश्न आप कर सकते हैं। अब 3 क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्यों दिमाग नहीं लगाना है, ये चीज भी अभी आपको समझाई दे रहा कि किसी भी हालत में 140 प्रश्न जो जीएस में आने हैं हमें 95 से ज्यादा करने नहीं है। अब 95 के बाद में भी हमारे पास 45 क्वेश्चन का लीवरेज है कि हम उन्हें छोड़ सकते हैं, वो हमारे गलत हो जाए। यहीं पे एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, गलत तुक्के पे आपको कोई नुकसान भी नहीं है। तो जो नहीं आ रहे उसका टेंशन नहीं लेना है कि भाई मुझे 8 में 8 नहीं करना है, 4 में 4 नहीं करने, मुझे 4 में 3 करने हैं और 8 में 6 करने हैं। अगर टोटल 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे 9 से ज्यादा करने ही नहीं है। 9 क्वेश्चन आपको इतने सोर्सेस को अगर आप पढ़ लोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ ऐसी कसम खा ली कि नहीं मुझे 12 में 12 करने, तो फिर ऐसा है कि आप 10 किताबें पढ़ लो तब भी आप 12 में 12 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो हर समय जो फिजिबल है, जो प्रैक्टिकल है, जो व्यवहारिक है, हम उतना ही सोचेंगे। अब बात आती है आधुनिक भारत पे। तो आधुनिक भारत में चाहे पीसीएस की एग्जाम हो, चाहे आरओ की एग्जाम हो, यहां पे फिक्स है कि इतने क्वेश्चन तो यहां पे आने ही आने हैं। आधुनिक भारत थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। अब यहां से 10 प्रश्न हैं तो अब इसकी बात करते हैं कि ये आपको कहां से पढ़नी है। तो इसे आप जो है एक स्पेक्ट्रम आती है, आपने पढ़ा होगा, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। अगर आप उसे पढ़ लेते हो तो मुझे लगता है कि 10 में आपके 8 प्रश्न तो उस बुक से आ जाएंगे। अब यहां पे तो आधुनिक भारत के लिए आपको सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक और उसमें फिर से जो यूपी में प्रश्न आए हैं, चाहे वो लोअर में हो चाहे आरओ में हो,
वो आपको आधुनिक भारत के वहां से पढ़ने हैं और बाकी छोड़ देना है। अगर आप पूरा करने के चक्कर में रहोगे फिर तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। और स्पेक्ट्रम अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो रिवाइज करना बहुत आसान होएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे भी एक चीज बोलना चाहूंगा कि फिर आप उसमें नए सिरे से मत पढ़ो, क्योंकि अब 80 दिन बहुत कम है और आप नए सिरे से पढ़ोगे तो आपका 10-15 दिन यही ले जाएगा। फिर तो आप जिस भी सोर्स से आप अपना मॉडर्न इंडिया तैयार कर रहे हो उसी सोर्स से पढ़ लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये हिस्ट्री की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब बात आती है उत्तर प्रदेश विशेष। उत्तर प्रदेश विशेष अगर आप आरओ एआरओ की एग्जाम निकालना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। 17 की एग्जाम में 19 प्रश्न आए हैं और ये प्रश्न हो सकता 19 से कभी 15 हो जाएं, लेकिन ये रहेंगे प्रश्न आरओ एआरओ की एग्जाम में। तो स्पेशली अब इस पे आपको ये आपकी स्ट्रेटजी ये है कि अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करनी है तो आप इसे बाईपास नहीं कर सकते कि आप सोचो भाई क्या करना है, हर बार थोड़े नहीं 19 क्वेश्चन आएंगे। अरे मैं कहता कि 19 नहीं आएंगे, 15 आएंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं कि ये बहुत सिंपल तरीके के होते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप तुरंत टिक लगाओगे, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो फिर यहाँ पे आप दूसरों से पीछे रह जाओगे। अब इसके लिए आपको करना क्या है, इसका एक आपने पुस्तक यहाँ पे देखी होगी यूपी में, वाणी प्रकाशन, ठीक है, बौद्धिक प्रकाशन या वाणी प्रकाशन, उसकी 2 बुक आती हैं, एक मोटी वाली और एक पतली वाली। यहाँ पे ये अगर आप उस पतली वाली को पढ़ते हो, ठीक है, 100-125 पेज की होगी, तो 19 में आपके कम से कम 17 से 18 क्वेश्चन फंस जाएंगे। अब इसमें आप एक काम और कर सकते हो, वाणी प्रकाशन पतली वाली और घटना चक्र क्वेश्चन बैंक करीब 80 पेज हैं उत्तर प्रदेश के, और बहुत सिंपल है। अगर आप, मुझे लगता है कि सिर्फ 4 से 5 घंटा दे दोगे तो आपका ये खत्म हो जाएगा, और अगर आप 1 से 2 दिन दे दोगे 10-12 घंटे तो आपका ये पतली वाली ये भी मैगजीन खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सजेशन है कि ये कुछ ऐसी चीज नहीं है कि आपने एक बार पढ़ ली फिर आप एग्जाम के जस्ट पहले ही पढ़ोगे। ये आपको डेली पढ़नी चाहिए क्योंकि इसमें फैक्ट ज्यादा है। तो आप इस बुक को जितनी ज्यादा से ज्यादा बार पढ़ सकते हो, मेरा सजेशन है कि आप उससे जितनी ज्यादा बार पढ़ोगे उतनी आपके श्योरिटी बढ़ती रहेगी कि आप 19 में 19 भी कर सकते हो, 18 भी कर सकते हो, 17 भी कर सकते हो। अब बात करते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जैसा आप देख रहे हैं कि भौतिक विज्ञान में 5 प्रश्न, रसायन विज्ञान में 2 प्रश्न और जीव विज्ञान में 10 प्रश्न। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है और थोड़ा सा रिस्क लेने की भी जरूरत है कि रसायन विज्ञान में आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि 80 दिन में आप हर चीज में दिमाग लगा भी नहीं सकते। तो मेरा अपना सुझाव है कि आप रसायन विज्ञान को सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र का जो क्वेश्चन बैंक आता है आप सिर्फ उससे रिवाइज कर लो, और इसके लिए आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना टाइम है और ना जरूरत, क्योंकि इससे आप अगर पैटर्न देखोगे एग्जाम का तो 2-3 क्वेश्चन से कभी ज्यादा नहीं आते। और ये बात भी सही है कि अगर आपने घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक लगा लिया तो हो सकता है कि वो 2 के 2 क्वेश्चन आपको वहीं से आ जाएं। अब बात करते हैं भौतिक विज्ञान की। अब भौतिक विज्ञान में आपके पास 2 सोर्सेस हैं। पहला, भौतिक विज्ञान हमें कहां से पढ़ना है? भौतिक विज्ञान हमें घटना चक्र के क्वेश्चन बैंक से और प्लस लुसेंट। अब लुसेंट यहां पे 2 आती हैं। लुसेंट जो सामान्य विज्ञान वाली आती है, तो सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान के बहुत ज्यादा पेज नहीं होंगे, तो आप लुसेंट सामान्य विज्ञान वाली से भौतिक विज्ञान पढ़ोगे, ठीक है। अब अगली चीज आती है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को आपको बहुत सीरियसली लेना है, और इसके लिए पुस्तक जो है जो आपको पढ़नी है, एक लुसेंट की
लुसेंट की एक पुस्तक आती है, लुसेंट जनरल साइंस, इंग्लिश में भी आती है और हिंदी में भी आती है, ठीक है। तो अगर आप जीव विज्ञान वहां से पढ़ते हो, बायोलॉजी अगर आप वहां से पढ़ते हो, तो ये 10 में मेरा अपना कम से कम 8 क्वेश्चन आपके वहां से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने बात कर ली विज्ञान पे भी बात कर ली, तो इन सोर्सेस से आप जो है पढ़ लोगे, ठीक है, तीनों क्लियर हो गया। अब बात आती है अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था पे आपको क्या करना, अर्थव्यवस्था पे ऐसी कोई बुक नहीं है जो यूपी की जरूरतों को पूरा करे, लेकिन फिर भी अगर हमें अर्थव्यवस्था पढ़नी है तो हमें 2 जगह से पढ़नी है उसे। वाणी प्रकाशन की एक पुस्तक आती है भारतीय अर्थव्यवस्था, उससे, और प्लस जो करंट की मैगजीन है, आप पिछले 9-10 महीने की मैगजीन उठाओ, जो भी करंट अफेयर्स की आप मैगजीन पढ़ते हो, तो उससे जो अर्थव्यवस्था है, तो अब जैसे 14 प्रश्न आ रहे, अब ये 14 के 15 भी हो सकते हैं और 20 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं, लेकिन आप इन 2 जगह से अगर कवर करते हो, वाणी प्रकाशन से प्लस मैगजीन से, करंट अफेयर्स की मैगजीन से, जिससे आप पढ़ते हो, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब अगली बात आती है सामान्य बौद्धिक क्षमता। सामान्य बौद्धिक क्षमता से अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो ये मैथ के क्वेश्चन नहीं होते, सिर्फ रीजनिंग टाइप क्वेश्चन होते हैं। अब इस रीजनिंग को आप कैसे करोगे, तो रीजनिंग अगर आपकी सही है तो बढ़िया है, अगर आपकी सही नहीं है तो यूपीपीसीएस जो मेंस परीक्षा होती है या जो सीसेट में होती है, वहां पे रीजनिंग के एक घटना चक्र वाले अलग से क्वेश्चन बैंक निकालते हैं, ठीक है। तो आप सामान्य बौद्धिक क्षमता घटना चक्र क्वेश्चन बैंक सीसेट की सीरीज आती है, आप वहां से करो। और मेरा अपना सुझाव है कि सामान्य बौद्धिक क्षमता को आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप भले ही आप बायो बैकग्राउंड के हैं, अगर आप फिर भी अगर 1 आध सप्ताह आप दे दोगे तो 10 प्रश्न तो आपको आसानी से बन जाएंगे। और अगर आपने ये सोचा कि नहीं मैं तो बायो बैकग्राउंड का हूं, मैं और किसी बैकग्राउंड का हूं, मेरे पे तो बनेगी नहीं, तो आप फिर इस एग्जाम को क्रैक करने का आप भूल जाओ, क्योंकि 15 क्वेश्चन आप कहीं दूसरे सेगमेंट से कवर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो मेरा सुझाव है कि अगर आपको आता है तो बढ़िया, उसकी प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको नहीं भी आता है तो आप अभी भी 80 दिन है, आप आज ही से शुरुआत करिए। अगर आप 1 घंटा डेली भी दोगे, तो अगर आप 80 घंटा दोगे तब भी आपके 15 में 10 प्रश्न सही हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो इससे डरना छोड़िए। अब बात आती है जनसंख्या एवं नगरीकरण, 12 प्रश्न। ये बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जनसंख्या एवं नगरीकरण के। छोटी सी बुकलेट आती है वाणी प्रकाशन की, 100-120 पेज होंगे। तो अगर आप वाणी प्रकाशन की पुस्तक पढ़ते हो जनसंख्या एवं नगरीकरण, तो ये 12 में 10 प्रश्न आपके किसी ने भी नहीं रोके। बस थोड़ा सा फैक्चुअल है, तो आपको थोड़ा बार बार इसे पढ़ना पड़ेगा। अगली चीज आती है भूगोल। भूगोल में भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल दोनों शामिल हैं। यहाँ पे यूपी के लिए आरओ एग्जाम के लिए अगर आप महेश वर्डवाल पढ़ लेते हो तो आपका काम चल जाएगा। अब बात आती है समसामयिक प्रश्न, 9 प्रश्न। यहां पे 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज ये है कि हम जैसे अगर हमारी एग्जाम 13 सितंबर को होने जा रही, तो हम कब तक का करंट पढ़ें। काफी लोग इसी में परेशान रहते हैं कि हमें भाई किस डेट तक का करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो यहां पे आपको, अगर आपकी एग्जाम 13 सितंबर हो रही, ठीक है, तो आपको इकतीस जुलाई तक का करंट आपको पढ़ना है। आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, तो उसमें जब भी एग्जाम होती है उससे 1-1.5 महीना पहले तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कब तक का पढ़ना है, 31 जुलाई तक का। अब दूसरा चीज जो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किससे पढ़ना है, ठीक है। सब लोग अपना अपना मैगजीन
भाई जिसका भी जिससे ट्रस्ट हो, लेकिन मैं अपना एक जो भी मैगजीन आप रेगुलर पढ़ते हो वो आपका है, उसे तो आप रिवाइज करो ही करो। बात करते हैं राजव्यवस्था की, तो राजव्यवस्था से आप देख रहे होगे जैसे 7 प्रश्न आते हैं, तो इसमें आपके पास 2 ऑप्शन है। मैं दोनों ऑप्शन आपको बता दे रहा, जो भी आप पे सूट करे आप उसे फॉलो कर लेना। सबसे पहले अगर आप कुछ भी राजव्यवस्था पे नहीं पढ़ना चाह रहे, दैट्स ओके, तो आप सिर्फ घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक आता है, और मैं तो इस मामले में काफी श्योर हूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाते हो तो साथ में आपके 5 प्रश्न आराम से हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा ज्यादा श्योर होना चाह रहे हैं कि नहीं भाई मुझे साथ में 7 प्रश्न करने हैं, तो यूपी के लिए अब मैं आपको लक्ष्मीकांत तो बता नहीं सकता, ठीक है, लेकिन आपको वाणी प्रकाशन की एक पतली सी बुक आती है, ठीक है, उसे आप बहुत जल्दी से तेजी से रिवाइज करके आप जो है 7 में 7 प्रश्न कर सकते हो। और अगर आपको वो नहीं करना, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप सिर्फ घटना चक्र का क्वेश्चन बैंक पढ़ के जाओगे, तब भी आपके 5 प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। अगली बात आते हैं पर्यावरण पे। तो अगर हम पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण पे ऐसे तो बहुत सारी मार्केट में बुक है, शंकर एकेडमी की बुक है, इराक बरूचा है, एनसीईआरटी भी है, लेकिन मैं ये आपको कुछ भी नहीं बताने जा रहा, क्योंकि पर्यावरण के जो भी क्वेश्चन होते हैं अगर आप देखो तो अगर आप 9-10 महीने की करंट की मैगजीन पढ़ते हो तो या तो वहां से प्रश्न होते हैं और या फिर करंट अफेयर्स की मैगजीन से पर्यावरण के क्वेश्चन हो जाते हैं। और अगर आप ज्यादा श्योरिटी चाहते हो तो यहां पे घटना चक्र का जो क्वेश्चन बैंक आता है पतला सा है, शायद 70-80 पेज का होएगा, ठीक है। तो आप अगर इसे पढ़ लेते हो और करंट अफेयर्स पढ़ लेते हो तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं कि आप 7 में 7 प्रश्न कर लोगे। इससे ज्यादा पर्यावरण अगर आप पढ़ रहे हो तो यू आर वेस्टिंग योर प्रीसियस टाइम। अब बात करते हैं कृषि की। कृषि को आप हल्के में नहीं ले सकते, और घटना चक्र का भी ऐसा कोई सीरीज नहीं आता है जिससे कि आप कृषि के क्वेश्चन को कवर करो। जो मेंस में जो अर्थव्यवस्था वाली घटना चक्र की क्वेश्चन बैंक है उसमें एक चैप्टर कृषि भी है, लेकिन जो आरओ की एग्जाम में कृषि से संबंधित प्रश्न आते हैं वो वहां से कवर नहीं हो पाते। अब यहां पे ये कि आप क्या पढ़ो, क्योंकि 7 प्रश्न ऐसे जिन्हें आप छोड़ भी नहीं सकते। तो यहां पे फिर से मैं आपको बताऊंगा कि एक वाणी प्रकाशन की बुक आती है, उसे अगर आप पढ़ते हो, कृषि करके आती है, भारतीय कृषि करके, तो आपके साथ में कम से कम 5 प्रश्न होने की पूरी संभावना है। और अगर आपके पास टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा तो मेरा एक सुझाव है कि आप वाणी प्रकाशन के जो बॉक्स होते हैं, ठीक है, एक ये चैप्टर है, पेज है, उसमें ये साइड में बॉक्स देते हैं, तो आप वो बॉक्स ही पढ़ लो, तब भी कुछ नहीं तो 7 क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप 3 से 4 क्वेश्चन तो तब भी कर लोगे, ठीक है। तो ये मेरी जीएस की स्ट्रेटजी है जो आप लोगों को फॉलो करनी है, और मुझे लगता है कि अगर आप इतना कर लेते हो तो गिरी से गिरी हालत में पचानवे क्वेश्चन आपके होने ही होने हैं। अब ये तो करने के बाद ही पता चलेगा कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी मेरे ऊपर विश्वास है तो आप इसे फॉलो करके दीजिए। और अगर आपकी अपनी स्ट्रेटजी से आप लगातार पास हो रहे हो तो मेरी स्ट्रेटजी को फिर फॉलो करने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे भी आप 1-2 प्रश्न से चूक रहे हो, आपका नहीं प्रीलिम्स हो रहा, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करो, तो आपके 95 क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि सामान्य हिंदी का होता है। इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका कि 60 क्वेश्चन, 60 नंबर, 1 घंटा, ठीक है। विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये सब 60 क्वेश्चन आने हैं और आपको 1 घंटा टाइम है। एक्चुअली
समीक्षाकारी जो एग्जाम होती है, जो उसकी स्ट्रेटजी का सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो ये कि अगर आपने हिंदी नहीं संभाल पाई तो जीएस आपको कभी भी संभलने नहीं देगा। ये आप जितनी बार अपने माइंड में दोहराओगे उतने ही बार आपका ये एग्जाम जल्दी से जल्दी क्रैक होएगा। तो अब हिंदी में क्या करें भाई? सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको कम से कम 55 क्वेश्चन हिंदी से करने हैं। अगर आप इतना नहीं कर पाते हो तो आप पे एक प्रेशर उधर जीएस में मार्क्स बढ़ाने का होएगा, ठीक है। और कट ऑफ का मैं पहले ही आपको बता चुका कि 148 से 150 आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप 95 क्वेश्चन जीएस में करते हो और 55 हिंदी में करते हो तब जाके आपके 150 क्वेश्चन होने चाहिए। और एक अच्छे स्टूडेंट को मिनिमम, ठीक है, 100% जैसे सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए, उसे 150 अंकों की तो स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी। बात करते हैं कि हिंदी, काफी लोगों को डर भी लगता है और काफी लोगों के लिए बहुत इजी रहती है कि कैसे हम 55 अंक इसमें लाएं, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन जितना सिंपल मैं आपको बता रहा आपको भी उतने ही सिंपल तरीके से इसे समझना है और जो मैं बता रहा उसे आपको फोकस करना है, हा? इसके अलावा इधर उधर कुछ नहीं करना, ठीक है। अब हिंदी की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले लोग ये गलती करते हैं कि वो हिंदी में बहुत सारी बुक खरीद लाते हैं और उसमें पढ़ने लगते हैं। यहां पे मेरा आपको सुझाव है कि हिंदी में कम से कम बुक पढ़नी है, जो मैं बता रहा सिर्फ वही बुक पढ़नी है। अब बात करते हैं हम भाई क्या पढ़ना है। नंबर 1, एक पुस्तक है वासुदेव नंदन प्रसाद। अब कहने को तो इस पुस्तक में लगभग 405 पेज हैं, कोई भी देखेगा तो डर जाएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा कि आप मार्केट में जाइए और इस बुक को परचेज करिए। इस पूरी 405 पेज की पुस्तक में जब आप काउंट करोगे तो आपको मात्र 42 पेज पढ़ने हैं, ठीक है। तो मेरा आपको सुझाव है कि आप सबसे पहले इस पुस्तक को खरीदिए, क्योंकि मार्केट में हिंदी में इससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई पुस्तक नहीं है, वासुदेव नंदन प्रसाद। तो सबसे पहले आपको ये खरीदनी है और इस पूरी पुस्तक में मात्र 42 पेज पढ़ने हैं, क्योंकि हमारे 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक को जब आप काउंट करोगे तो मात्र 405 में 42 पेज पढ़ने हैं। फिर एक दूसरी पुस्तक आती है हरदेव वायरी। अब कहने को तो इस पुस्तक में भी करीब 470 पेज हैं, लेकिन आपको ये 470 पेज नहीं पढ़ने हैं। इस पुस्तक में मात्र आपको जब आप काउंट करोगे 140 पेज पढ़ने हैं। अब बहुत सिंपल है कि आपको दोनों पुस्तकों में 42 प्लस 140 182 पेज पढ़ने हैं। और करना क्या है कि सबसे पहले अगर आपको कोई टॉपिक हिंदी में तैयार करना है तो आप वासुदेव नंदन प्रसाद पुस्तक उठाओगे, आप विलोम शब्द उससे पढ़ोगे और उसके बाद में आप वही विलोम शब्द हरदेव वाहिरी पुस्तक से आप पढ़ोगे। हिंदी में मेरा एक सुझाव और है कि आप जो A4 साइज के पेज आते हैं आप उसमें अपना सेल्फ का नोट्स बनाएं, और अगर ये आप 6 टॉपिक पे नोट्स बनाओगे तो मुश्किल से मुश्किल आपको 10 दिन लगेंगे अपना नोट्स बनाने में। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है हिंदी में। कहने को मार्केट में बहुत सारी पुस्तक हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप इन दोनों पुस्तकों से इतने सारे पेज पढ़ लेते हो तो आपके 55 क्वेश्चन कहीं नहीं गए। 55 क्वेश्चन तो इजीली होने हैं। बस इसमें 1-2 चीज ध्यान रखनी है
कि इसमें और तो बाकी टॉपिक आपके सिंपल हैं। जैसे ये विलोम शब्द आपका रटने वाला है, ठीक है, आप 2-3 बार पढ़ोगे कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत सिंपल है। तद्भव एवं तत्सम रटने वाला है। पर्यायवाची आपका रटने वाला है, ठीक है। और विशेष और विशेषण, इसमें आपको थोड़ा समझना है। कुछ वर्तनी शुद्धि के भी नियम होते हैं, इसमें भी आपको थोड़ा ज्यादा ग्रेविटी डालनी है, ज्यादा फोकस करना है। और 4 चीज तो आपकी रटने वाली हैं और 2 चीज पे आप पे ज्यादा फोकस करना है। आप इस पे आप थोड़ा और भी फोकस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सामान्य हिंदी की बात करूं तो सुकरात IAS के जो हिंदी के नोट्स हैं वो मेरी जानकारी के हिसाब से बेस्ट हैं। मार्केट में ऐसे नोट्स कहीं भी नहीं है। और इनकी जो टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज भी इनकी अल्टीमेट है। आप अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप एक बार इनकी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिए। उससे आपको ये आकलन लग जाएगा कि भाई हम 55 क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे। और अगर आप इनकी टेस्ट सीरीज के हिसाब से 55 क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पा रहे, इसका सिर्फ एक ही मतलब होएगा कि आपकी तैयारी अभी अधूरी है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको घर से पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, तो मेरा बस एक ही सुझाव है कि आप इन 2 पुस्तकों को जरूर पढ़िए। जो भी इनमें रिलेटेड पेजेज होंगे, मैंने आपको पेजेज भी बताए हैं, प्लस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हैं, ठीक है, RO के, वो आप पढ़ लीजिए तो आपका हो जाएगा। और अगर आप अपने आप को और ज्यादा श्योरिटी चाहते, क्योंकि समीक्षा अधिकारी का मतलब हिंदी में 55 क्वेश्चन, और अगर आपको लगता है कि इसमें कहीं पे भी दिक्कत है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड पेपर की स्ट्रेटजी है। अब अल्टीमेट इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई। अब आपको ध्यान में और क्या रखना है, क्या आप ऐसा करें कि 80 दिन है मात्र आपके पास। 80 दिन में GS आप काफी दिनों से पढ़ रहे हो, जितना भी आपको समय हुआ होगा। लेकिन अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो दो तीन चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली चीज ये कि 13 सितंबर तक आपके माइंड में कुछ दूसरी एग्जाम नहीं आनी चाहिए। दूसरा, जब आप इस एग्जाम को फॉलो कर रहे हो तो आप GS से दूसरों से वेटेज नहीं ले सकते। आपको वेटेज अगर लेना है तो आपको वो हिंदी ही दिलाएगी। हिंदी ये श्योरिटी देगी कि आपका सिलेक्शन RO में हो रहा कि नहीं हो रहा। GS में मैंने जो आपको सेगमेंट बताए हैं आप उन्हीं सोर्स से पढ़िए, और जो 2-3 सेगमेंट GS में है RO के एग्जाम में, उन पे आपको जरूर फोकस करना। मैं फिर से उनका नाम लिए दे रहा, जनसंख्या एवं नगरीकरण, यूपी स्पेशल, सामान्य बौद्धिक क्षमता और कृषि। इन 4 टॉपिक को आपको जरूर से जरूर करना है। इतिहास सभी लोग पढ़ते हैं, पॉलिटी सभी लोग पढ़ते हैं, भूगोल सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इन 4 चीजों को लोग उतना वेटेज नहीं देते जितना कि वेटेज देना चाहिए। और जहां तक हिंदी की बात है तो हिंदी में भी मैं आपको बता चुका कि अगर आप ज्यादा किताबें पढ़ रहे हो मतलब आप अपनी कब्र खुद ही खोद रहे हो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही किताब पढ़नी है, बस वो आप कर सकते हो कि 80 दिन में कम से कम उन 2 किताबों को आप 20-20 बार पढ़ लो, चीजें आपको याद हो जाएं। आप अपने नोट्स बना लो A4 साइज के, ठीक है। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको कोई रोकने नहीं जा रहा। तो अगर आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है तो 13 सितंबर तक आपके माइंड में और कोई दूसरी चीज नहीं आनी चाहिए। इसी एग्जाम को आपको करना चाहिए कि भाई कैसे मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, कर सकते हूं, और दूसरी चीज कोई माइंड में नहीं आनी चाहिए। अगर आपने PCS का फॉर्म भरा भी है 2020 वाला तो उसे आप 13 सितंबर के बाद में ही सोचना, क्योंकि आप इसमें जो कुछ भी पढ़ रहे हो RO में वो आपका वेस्ट तो होने वाला नहीं है। वो पूरा आपका PCS में हेल्प करेगा, वो पूरा आपका PCS CSET में हेल्प करेगा, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि अगर आप इस एग्जाम के बारे में, तो मुझे लगता नहीं कि मैं आपको कुछ बताऊं ज्यादा, क्योंकि सब आपको पता ही है। ये एग्जाम
गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है, 4800 ग्रेड पे इसमें है। कहीं पे भी आपका ट्रांसफर नहीं होना, लखनऊ में ही आपको हर समय रहना है। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो एक प्रेस्टिजियस जॉब है, ठीक है। तो अब अगर आपने फॉर्म भरे ही है और आप निकालना भी चाहते तो आपको इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। और ये एग्जाम आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। कैसे कि जब ये फॉर्म भराया गया था उसके बाद में पीसीएस 16 का रिजल्ट आ चुका है, पीसीएस 17 का रिजल्ट आ गया है, पीसीएस 18 का मेंस का रिजल्ट आ गया और अगस्त में उसका फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। तो वो स्टूडेंट भी इससे निकल चुके होंगे। इसके बाद में यूपीपीसीएस आरओएआरओ 2017 का भी फाइनल रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो इतने सारे लोग तो पहले से मैदान से बाहर निकल गए हैं। अब आपका कंपटीशन भी बहुत कम है क्योंकि कोई नया फॉर्म इसमें नहीं पड़ा है, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे तो इस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हो, ठीक है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और जो सुकरात आईएएस का चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है। तो जिससे कि आगे आने वाले वीडियो हैं, जैसे मैं अगला वीडियो यूपीपीसीएस आरओएआरओ जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें उस पे मैं देने जा रहा हूं, तो जिससे कि वो टाइम टू टाइम आप पे वीडियो पहुंचते रहें और आप इन सब चीजों से लाभान्वित होते रहें। थैंक यू। आप सभी लोगों ने आरओएआरओ 2016 के लिए सर से स्ट्रेटेजी सुनी। उम्मीद करते हैं इससे आप जरूर लाभान्वित होंगे और आप सफलता की ओर जरूर बढ़ेंगे। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि अब संस्थान आरओएआरओ 2016 के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च करने वाला है। क्रैश कोर्स में सभी तरीके के वीडियोस होंगे। जो टीचर्स हमारे ऑफलाइन पढ़ाते थे वही टीचर्स, अनुभवी टीचर्स आपको ऑनलाइन भी लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। ऑनलाइन लेक्चर्स डेली बेसिस पर प्रोवाइड होंगे। उन्हीं के साथ आपको उन्हीं लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिलेगी और एक अलग से आप सभी लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रही है। आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें और उससे आप परचेज कर सकते हैं। और सुकरात आईएएस की ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप फेसबुक का पेज लाइक करें, उसकी वेबसाइट पर विजिट करें और ऐप इंस्टॉल करें, क्योंकि ऐप इंस्टॉल करने से आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन लगातार रूप से आती रहेगी। तो मैं आशा करती हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।